वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। सो हियर वी आर हियर फॉर द न्यू चैप्टर। हमारे पास एक नया चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, जिसके अंदर जो हमारे सर्कल है उसके जो पोर्शंस होते हैं वो इसके अंदर क्या होता है, उनका एरिया, उनकी रिलेटेड कैलकुलेशंस हमसे करवाता है यहाँ पे। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले जो सर्कल है, जो कि इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड एरियाज कवर कर रहा है ये हमारा टॉपिक सीबीएसई के अंदर। तो सबसे पहले तो सर्कल सर्किल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, हम सबको पता है, क्योंकि बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं कि सेक्टर ऑफ ए सर्किल। दो ही पार्ट हमारे इसके अंदर कवर होते हैं, कि सेक्टर और फिर दूसरा क्या होता है, आर्क कवर होता है, और आर्क के बाद हमारा कवर होता है सेगमेंट। तो ये दोनों पार्ट हमारे किसके रिलेटेड हैं, सर्कल से ही रिलेटेड हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर क्या है कि जो हमारा सेक्टर होता है, पहले उसका मतलब समझते हैं। सेक्टर क्या होता है कि पोर्शन ऑफ ए सर्किल रीजन, सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। इसका मतलब दो रेडियाई आपने बना दी। जैसे एक सर्किल देख रहे हैं हम, इस सर्किल में ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियाई, और यहाँ पे ये ए बी क्या है, ये हमारे जो बन जाता है, क्या बन जाता है, आर्क बन जाता है। आर्क कौन सा पोर्शन होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर कोई भी दो पॉइंट मार्क करके हम लोगों ने जो उसको दो पार्ट में कवर कर लिया, यानी कि जो ए बी और यहाँ पे सी ले रहा हूँ, यहाँ पे डी। तो ए सी डी जो ये लेंथ होगी, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। और यहाँ पे जो स्मॉल पोर्शन बचा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। तो यानी कि जो आर्क है वो क्या होता है, जो हमारा सरकमफ्रेंस होती है उसका कटआउट पार्ट क्या होता है, आर्क बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्टर है वो क्या होगा कि दो रेडियाई हो गई, उन रेडियाई के बीच में जो पोर्शन हमारा सर्किल के एरिया वाइज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। और यहाँ पे जो बड़ा पार्ट होता है उन रेडियाई में और सर्किल में, उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। और हमारा जो स्मॉल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आया कैसे। इस फॉर्मूले को हम चाहें तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो सर्किल है, उस सर्किल में जब 360 डिग्री आप राउंड करेंगे तो कितना एरिया कवर होगा, पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के अराउंड कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। और थीटा एंगल अगर सर्किल बना रहा है, मतलब अगर उसने थीटा पोर्शन का एरिया पूछा है, तो वो क्या होगा, 360 के करस्पॉन्डिंग ही आएगा, वो कितना होगा, थीटा। तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि 1 डिग्री जो एंगल है उसमें सर्किल का जितना एरिया आता है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वहां पे क्या आ जाता है, हमारे पास उस सेक्टर का एरिया आ जाता है। तो ये फॉर्मूला जो डराइव हुआ है वो वहीं से डराइव हुआ है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं लेंथ ऑफ आर्क की तरफ। आर्क मैंने बताया आपको क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे क्या होता है, थीटा बाई 360 एरिया के अंदर सेक्टर के एरिया ऑफ सर्किल आता है। तो आप याद रखें, ये शॉर्ट ट्रिक है कि एरिया तो मतलब क्या आएगा, सर्किल का एरिया आएगा। और आर्क है तो आर्क में क्या आएगी, सरकमफ्रेंस, क्योंकि आर्क के अंदर सी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम इनको याद भी रख सकते हैं। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप ये समझिए कि जो पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस है वो 360 डिग्री एंगल में कवर होती है। तो 360 डिग्री एंगल के अंदर सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के अंदर कितनी आएगी, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। और थीटा एंगल अगर हमारा होगा तो उसके अंदर कितनी आएगी, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे कवर होता है। तो ये फॉर्मूले यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत सोचना पड़े कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, नया फॉर्मूला है एटसेट्रा। ये फॉर्मूला यहीं से थीटा के करस्पॉन्डिंग हमारे क्या में डराइव हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट क्या है कि जब हम किसी भी सर्किल में कॉर्ड बनाते हैं। मैंने कॉर्ड पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था, थ्योरी में भी मैंने कवर किया हुआ है कि कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो जब भी कोई सर्किल आप बनाएंगे और एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि जो सेंटर है उससे नीचे है या ऊपर है, तो जो मेजर पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। और जो स्मॉलर पोर्शन होगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये माइनर पोर्शन है। इसका मतलब इसका एरिया जो है वो कम है,
तो उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसने, पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। जो आर्क है हमारा बचा हुआ, उसके अंदर क्या है कि कोड के बीच में जो एरिया आता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर एंड माइनर सेगमेंट। उसके बाद हम चलते हैं कि जो सेगमेंट का फॉर्मूला है, सेगमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है। इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको सेगमेंट निकालना है, इसका मतलब जो ये वाला ग्राउंडेड पार्ट है, यानी कि ये वाले पार्ट को आपको निकालना है। तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से मैंने एंगल यहाँ पे कितना आएगा, थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए है, बी है, और यहाँ पे पी है, ए पी बी इज आर्क। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये बन रहा है ये सेक्टर है। इस सेक्टर में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। जब आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, जैसे पूरा एरिया सेक्टर का हो गया, तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो किसका एरिया बचेगा, केवल और केवल सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो मेजरली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया, और उसमें से जो ट्राइंगल बनेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे जो थीटा होता है उसे कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, तरह तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइटबूम क्लासेस। तो हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये सर्कल चैप्टर से है। सर्कल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर्स के अंदर लिए हैं, और थ्योरी भी थॉरली कवर की थी, तो आप उनमें जा करके रिवाइज करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle. Circumscribing word is important. Many students have the problem in that. A circle subtend supplementary angles. Supplementary angles is important at the center of the circle. तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, मैंने फिगर भी इसलिए पहले से ड्रॉ किया हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि ये जो सर्कल है इसकी जो क्वाड्रिलेटरल आउटसाइड आप बना रहे हैं वो क्या करना चाहिए, इसको उसकी चारों साइड पे सर्कल क्या होता है, टच करना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी साइड पे इसने यहाँ पे टच किया हुआ है, दैट इज पी, राइटिंग डिफरेंट पेन, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। तो हम देख रहे हैं कि सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वो पी क्यू आर एस जो है उन पॉइंट्स पे टच कर रहा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को। दिस इज नॉन एज ए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। जो सर्कमस्क्राइब करता है इसका मतलब उसके आउटसाइड में जो पॉइंट्स हैं वो टच कर रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को। उसके बाद वो कह रहे हैं सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट दी सेंटर एंड साइड्स आर ऑपोजिट, यानी कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि ऑपोजिट साइड क्या हो गई, ए बी हो गई तो और डी सी हो गई, इन दोनों की बात करते हैं। तो ए बी और डी सी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं किस पे, सेंटर्स पे। सप्लीमेंट्री इज व्हाट, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री सम होता है और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब जो ए पी ए बी जो एंगल यहाँ पे बना रही है ये, और दूसरा जो डी सी है वो एंगल बना रही है ये, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, यहाँ पे 180 डिग्री है। उसी तरह से जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है इसका सम, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसका सम, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे टू प्रूव हमें प्रूव करना है क्या, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री हो गया। इसी तरह से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप एक कोई एक प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली से वो दूसरा भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हमने क्या किया, ज्वाइन, सबको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ज्वाइन ए ओ पी ओ पी ओ बी ओ
SO QO सारी लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, DO RO एंड CO इन सबको ज्वाइन कर दिया हमने डॉटेड लाइन से, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ पैटर्न्स रिवाइज अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं, कि जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है जो यहाँ पे बन रहा है, कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है, ये उसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है, और उसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है। और आप देखेंगे कि अगर हम इस केयरफुली इसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि ए जो पॉइंट है उससे इस सर्किल पे पी और एस जो है वो टेंजेंट है। पहले दो क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करा चुका हूँ आप लोगों को, तो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था कि ए एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स एक्सटर्नली क्या हो रखी हैं, यहाँ पे एक्सटेंड हो रखी हैं। तो इसका मतलब जो, और इसी तरह से डी से भी डी एस और डी आर है, डी से, यानी कि सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं। तो मैं इसका यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम अलग वो ले रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से यहाँ पे ये सर्किल है, और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है S, और ये पॉइंट है यहाँ पे हमारा O। और इस तरह से लाइन मैंने इस तरह से ज्वाइन की हुई है। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा है AOS, और ये जो बन रहा है AOP, इन ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल्स हैं, मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, यहीं पे लेबलिंग कर रहा हूँ मैं इसकी यूजिंग ए डिफरेंट पेन। दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला जो हमारा एंगल है दिस इज एंगल 8। तो यहाँ पे मैंने सारे एंगल्स की लेबलिंग कर ली, क्योंकि डायग्राम में कॉपी में बनाऊंगा ही। तो अब इसके अंदर आप समझें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे क्या है कि हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्राइंगल है ASO एंड APO, इस वाले सेक्शन के अंदर ऐसे 4 सेक्शन है, एक सेक्शन को मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक को सक्सेसफुली प्रूव कर देता हूँ, तो सिमिलरली के थ्रू मैं बाकी के 3 को भी लिख सकता हूँ, मुझे उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्राइंगल है ASO एंड APO, इसके अंदर जो ये साइड्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो दोनों की दोनों क्या है, रेडियाई हैं सर्किल के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SO एंड PO क्या है, रेडियाई हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो AO है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ASO एंड ट्राइंगल APO, लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, AP इज इक्वल टू AS। इसका रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कैसी होंगी वो आपस में, इक्वल होंगी। तो ये दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। उसी तरह से जो SO है वो किसके इक्वल है, वो PO के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं। और तीसरी साइड जो है AO वो किसके इक्वल है, AO के, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो कॉमन है। तो हमारा जो ट्राइंगल है ASO वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल APO के, पाई, क्योंकि हम लोगों ने 3 साइड यूज की हैं तो SSS हमारा यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, बाई CPCT। तो एंगल 1 जो है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, 2 के प्रूव हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली जो हमारा 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हम इन ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, सो आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन 2। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 8, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे जो सारे एंगल्स हैं आपस में पेयर में इक्वल हुए हैं, तो सारे एंगल्स एक पॉइंट के सराउंडिंग है, और पॉइंट के सराउंडिंग है तो उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6
एंगल 7 एंड एंगल 8 आर इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल्स अराउंड 1 पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट, सारे को सम कितना होगा 360 डिग्री। अब एंगल 1 किसके इक्वल है 2 के। अब जो भी एंगल हमें चाहिए हम उसको लेंगे। जैसे मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 लेना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड के एंगल्स को क्या करना है, मुझे 180 डिग्री प्रूव करना है। तो चूंकि AOB एंगल चाहिए तो 1 और 8 यूज होंगे, और COD चाहिए तो मुझे 4 और 5 यूज करना है। तो मैंने एंगल 1 के साथ किसको रखा, मैंने एंगल 1 के साथ जो एंगल 2 था उसको रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैंने जिसको रिप्लेस किया है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल 3 और 4 में एंगल 4 चाहिए, तो मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया एंगल 4 से। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 5 और 6 में एंगल 5 चाहिए, तो मैंने 6 को रिप्लेस कर दिया एंगल 5 से। और एंगल 7 और एंगल 8 में मुझे एंगल 8 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये सारे के सारे एंगल क्या हो गए, ट्वाइस हो गए हैं। तो ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड इज इक्वल टू 360 डिग्री ट्वाइस of angle 1 and angle 8 are what, angle AOB plus angle 4 and 5 sum is angle COD, and this is equal to 360 degree. 2 will cut out this at 180 degree, and this angle AOB plus angle COD will become is equal to 180 degree. Similarly मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो हमारा एंगल AOD है वो भी किसके साथ सम में आएगा, 180 डिग्री के साथ, एंगल BOC के साथ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं। दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे थ्योरम्स को पहचानना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बन रही है वो आपस में इक्वल हैं। उसके बाद एंगल्स की लेबलिंग करनी ज़रूरी थी, बिकॉज हमें लेंथी होता है क्वेश्चन अगर हम लोग बोर्ड में करते हैं तो यहाँ पे हर एक एंगल 1 की जगह हम पूरा AOB एटसेट्रा लिखें, तो लेबलिंग ज़रूरी है। उसके बाद किस तरह से हम सिमिलरली का यूज़ कर सकते हैं, जो एक प्रोसेस होती है उसको बाकी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सिमिलरली करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हर एक को सॉल्व करने के लिए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा एंड इट विल एक्सीड योर टाइम लिमिट। सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसके अंदर हम लोग सर्कल के अंदर जो एरियाज फॉर्म होते हैं सेगमेंट से, सेक्टर से, वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहा हूँ। तो दिस प्रॉब्लम इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आवर टाइम सर्कल। सो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो क्लॉक होती है उस क्लॉक के अंदर कुछ सर्कुलर शेप में होती है, हो सकता है आपके घर में अलग तरीके से हो, रेक्टेंगुलर भी होती है, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली किससे होगा, सर्कल से, सर्कुलर शेप में ही हमारी क्लॉक होगी। तो इसमें एक मिनट हैंड होती है और एक स्मॉल होती है जो कि क्या होती है, आवर हैंड। तो दिस इज फॉर द मिनट हैंड एंड दिस इज फॉर द आवर हैंड। तो इन दिस वी सी कि इसने जो क्या क्या है कि मिनट हैंड जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर कितनी है, मिनट हैंड है। अब हम जानते हैं कि मिनट हैंड जो होती है वो क्या करती है, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगाती है किस में, किसके अंदर, 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगाती है। जो स्मॉल हैंड होती है वो 12 आवर्स में पूरा रिवॉल्यूशन लगाती है। सो दिस क्वेश्चन इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडीज भी बन सकती है इस क्वेश्चन से काफ़ी, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। फिर कह रहा है कि इसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, हमें ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदर दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी आवर टाइम एटसेट्रा। क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये, इसके अंदर मिनट हैंड दी है, बता ही नहीं रहा है कुछ और कह रहा है कि 5 मिनट्स बताओ कितना स्वेप्ट करेगा। तो एरिया स्वेप्ट अगर सर्किल के अंदर इन्वॉल्व है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और आपका पहला पर्पस जो होना चाहिए वो होना चाहिए इसके थीटा को फाइंड करने के लिए कि इसका जो एंगल है वो कितना स्वेप्ट करेगी 5 मिनट्स में। सॉल्यूशन देखिए आप।
सॉल्यूशन ये है कि जो सर्किल है उस वो मिनट हैंड जो है वो किस तरह से वर्क करेगी सर्किल के रेडियस की तरह। तो मिनट हैंड विल एक्ट एज रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल के रेडियस की तरह काम करेगी। तो कितना हो गया ये, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि कितना एरिया स्वेप्ट करेगी कि इसमें 5 मिनट्स में। तो टाइम कितना दिया हुआ है, गिवन जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 5 मिनट्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये फाइंड करना है कि 360 डिग्री जो है उसमें कितना मिनट है, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करती है। तो सिंपल सी चीज़ है, यूनिटरी मेथड से हम क्या कवर करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, 5 मिनट्स में कितना कवर करती है। तो हमें लिखना है कि 60 मिनट इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मेक 1 रिवॉल्यूशन या रोटेशन इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना कवर करेगी, विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60 एंड दैट इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 6 डिग्री वो 1 मिनट में कवर करती है। सो इन 5 मिनट्स, 5 आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर वो कितना कवर करेगी, दैट इज 6 डिग्री, जितना वो 1 मिनट में कवर करती है, और फिर हम कितना लेंगे 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, हीट आ गया। इतना एंगल वो कवर करेगी 5 मिनट्स में, दैट इज 30 डिग्री। नाउ उसने कहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट। सो एरिया स्वेप्ट, अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर ये मेरे पास क्लॉक है तो क्लॉक क्या करेगी 5 मिनट्स में 30 डिग्री, यानी कि वो क्लॉक जो है वो यहाँ से कहाँ आ जाएगी, कवर करके यहाँ पे आ जाएगी। यह एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया सेक्टर। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, दिस इज अ की लाइन, मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया के तरह वर्क करेगा, नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। आपको बताना पड़ेगा कि हाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अवर मैथमेटिक्स, हाउ इट इज कनेक्टिंग। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। चूंकि यहाँ पे हमारा जो क्लॉक है वो सर्किल की तरह है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा दैट इज 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/12 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, तो मैंने बता रखा है आपको पहले की वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी कि हम क्या यूज करेंगे 22/7। सो दैट इज 22/7 और 14, चूंकि इसकी रेडियस कितनी दी है इसने 14 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो हम करेंगे 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 7 2 जा 14, 2 6 जा 12 and here 2 1 1 and this is 3। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आ गया 11 इंटू 154 14 सॉरी, दैट इज 14 11 इंटू 14 अपॉन 3 and 11 into 14 is 154/3 and that is equal to how much, because the radius in centimeter, so this is equal to centimeter square, so this will become is equal to, so आपको लिखना है एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 154/3 centimeter square. This is our final answer.
तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से हमें यहाँ तक लेके जाना है क्वेश्चन को। तो पहला फोकस आपका जो होना चाहिए वो थीटा फॉर्म करने पे होना चाहिए कि कितना थीटा वहाँ पे इन्वॉल्व है, और उस थीटा के बेसिस पे किस तरह से मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वहाँ पे लगा सकता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, ये भी आपने सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। Welcome students to the Lightroom classes. So here we are with a new question of topic area related to circles. इस चैप्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम सेक्टर्स के एरिया निकालते हैं और कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। आइए समझते हैं कि यहाँ पे हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। यहाँ पे आप लोग इसकी फिगर भी देख रहे हैं। तो ये कह रहा है इसके अंदर कि ए हॉर्स टाइड टू ए पेग, इट मीन्स इट हैज द हॉर्स हैज बीन टाइड हेयर at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर। ये जो स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है। इसका मतलब ये जो फील्ड है ये पूरा 15 मीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद वो कह रहा है ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रॉप, इसका मतलब जो इसकी रॉप है वो 5 मीटर है। फिर वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, कि कौन से पार्ट में कितने एरिया के अंदर वो हॉर्स क्या करेगा, ग्रेस करेगा। तो चूंकि यहाँ पे ये टाइड है तो ये कितने पार्ट में ग्रेस करेगा, इतने पार्ट में ग्रेस करेगा। एंड दिस विल बिकम व्हाट, ए सेक्टर, एंड दिस विल बी बिकम ए सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर। सो 5 मीटर के एरिया में जो सेक्टर बन रहा है ये उसमें उसकी ग्रेसिंग होगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हमें क्वेश्चन को लिखना है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, the rope length वो कितनी है, 5 मीटर। नाउ स्क्वायर शेप फील्ड, स्क्वायर शेप हमारे पास फील्ड है तो एवरी एंगल, कितना एंगल होगा इसका, 90 डिग्री होगा। हमें पता है स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ग्रेजिंग ऑफ हॉर्स will be equal to area of सेक्टर, थीटा कितना है उसका, 90 डिग्री। जो सेक्टर यहाँ पे बन रहा है हमें उसका क्या करना है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कैसे। और एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो भी सर्कुलर शेप में बन रहा है उस पर। तो दिस थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना, 5 स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, and this 4 2 11, so it will become 11 into 5 square 25 upon 7 into 2 14, और फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 19.6 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो ग्रेस करेगा जब उसकी रोप 5 मीटर है। पहला पार्ट हो गया, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अब हम देखते हैं कैसे। अगर उसकी रॉप, जैसे इसने क्वेश्चन में कहा इंक्रीज इन द ग्रेजिंग है, कितना एरिया इंक्रीज होगा ग्रेजिंग में, कि जब उसकी रॉप जो है वो 10 मीटर लॉन्ग होती है इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मान लीजिए कि उसकी रॉप 10 मीटर लॉन्ग होती है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए 10 मीटर लॉन्ग है, ओके। और 10 मीटर लॉन्ग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये 10 मीटर लॉन्ग होगी तो कितना एरिया इंक्रीज होगा, इतना एरिया ग्रेजिंग का इंक्रीज होगा। इसका मतलब हमें करना क्या है, जो नया सेक्टर फॉर्म होगा उस सेक्टर में से जो स्मॉल सेक्टर जो हमने पहले फाइंड किया उसके एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। तभी हमें जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो एरिया मिलेगा। तो नाउ सेकेंड पार्ट, रोप लेंथ हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग हमें पहले ही पता है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर। पर इस बार भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। द ओनली डिफरेंस इज द रेडियस। so this is equal to theta by 360 into pi r square, that is 90 by 360 22/7, and radius here is what, radius is 10 square।
तो इस बार भी यही 4, 2, 11 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा यहाँ पे 11 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 78.5 मीटर क्यूब। तो ये हमारा जो एरिया आया है ये इस पूरे सेक्टर का एरिया आया है। अब इसमें से जितना इंक्रीज है, इसका मतलब इंक्रीज कितनी होगी, जब 5 से 10 पे जाएगा तो इंक्रीज क्या होगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा ये पुराना सेक्टर है इसका एरिया। तो इंक्रीज हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यू ग्रेजिंग एरिया, इसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर, माइनस ग्रेजिंग एरिया और रेडियस कितनी 5 मीटर, और ये कितना होगा 78.5 माइनस इक्वल टू कितना 19.6 कितने मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 58.8 मीटर स्क्वायर। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 58.8 मीटर स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। तो देखा आपने किस तरह से प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर भी वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछता है, सेक्टर से रिलेटेड पूछता है। आपको पहचानना है वहाँ पे कि स्क्वायर फील्ड है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और होर्स जब ग्रेस करेगा तो किस शेप में ग्रेस करेगा, हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि वो तो अगर एक पेग से बंधे हुए हैं तो वो सर्कुलर शेप में जाता है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर पे है तो वो किस में जाएगा, सेक्टर के अंदर ग्रेस करेगा। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी समझ में आया होगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।